गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं निसार अहमद एक बार फिर आप सबों का द एपेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे 9th क्लास के सिलेबस पे। आज हम 9th क्लास बिहार बोर्ड का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। जो मेरा आज मैथ्स का वीडियो लेक्चर होगा वो 9th क्लास के लिए होगा। तो हम लोग चलते हैं 9th क्लास का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करते हैं। और 9th क्लास के सिलेबस में आपका जो पहला चैप्टर है आपके सिलेबस के अंतर्गत वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो हम लोग आज नंबर सिस्टम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सारे बिंदु पर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब फिर उसके बाद उसके एक्सरसाइज में जाएंगे। जो उसका थ्योरेटिकल क्लास होता है पहले वो करेंगे, हम लोग जानेंगे। तो भाई चलते हैं हम लोग। तो 9th क्लास बिहार बोर्ड का जो पहला चैप्टर है आपके सिलेबस में वो है संख्या पद्धति। हम संख्या पद्धति से स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने इससे पहले भी कहा था, फिर दोबारा से आपको बोल रहा हूँ कि किसी भी चैप्टर को अगर आप स्टार्ट करते हो तो पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप उस चैप्टर के फादर का नाम जानो। सेम उसी तरीके से संख्या पद्धति जो चैप्टर है मेरा, पहले हम ये जान लेते हैं उसके फादर कौन है, उसके पिता कौन है, फिर तो आगे चलेंगे। तो फादर्स नंबर सिस्टम, फादर्स नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति के पिता। फादर्स नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति के पिता पाइथागोरस। पाइथागोरस संख्या पद्धति जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर के जो फादर है वो पाइथागोरस साहब थे। पाइथागोरस साहब एक गणितज्ञ थे, उन्हें इस चैप्टर के फादर का उपाधि मिला, जो है नहीं थे। और उसके अलावा अदरवाइज एक इंडियन राइटर भी आर.एस. अग्रवाल साहब, उन्होंने भी संख्या पद्धति की दुनिया में बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी रिसर्च वगैरह किया है, इसके बारे इस पर डिस्कस किया है। तो उसे फादर नहीं बोल सकते हम, ये बोल सकते उसका भी कुछ योगदान है अभी मॉडर्न टाइम में। लेकिन फादर का उपाधि अगर नंबर सिस्टम चैप्टर के अंतर्गत, संख्या पद्धति टॉपिक के अंतर्गत अगर किसी को मिला तो वो पाइथागोरस साहब को मिला। पाइथागोरस साहब एक गणितज्ञ थे और इस चैप्टर के अलावा भी पाइथागोरस बहुत सारा काम किया। जैसे आप 10th क्लास वाला मेरा जो पिछला वीडियो देख रहे थे तो उस वीडियोस में आप देखे होंगे कि वहाँ पर भी त्रिकोणमिति जो चैप्टर है जो 10th क्लास का, उसमें भी पाइथागोरस साहब का योगदान है। भले वो उसके फादर नहीं है, वो अलग सी बात है। लेकिन ये संख्या पद्धति जो चैप्टर है, इस चैप्टर के फादर पाइथागोरस साहब है। उसको फादर का उपाधि पाइथागोरस साहब को मिला है। मैथमेटिक्स की दुनिया में मैथ लिखने वाले को, गणित में कुछ करके बताने वाले को, दिखाने वाले को हम लोग गणितज्ञ बोलते हैं, उसे फादर मैथमेटिशियन बोलते हैं। तो हम लोग ये तो जान गए कि भाई संख्या पद्धति चैप्टर के फादर कौन है। आप लोग इस चीज़ को अब जान गए। अब दूसरा क्या जानना है कि संख्या पद्धति होता क्या है, किसे कहते हैं संख्या पद्धति, संख्या पद्धति क्या होता है। तो संख्या से हर कोई पहले से वाकिफ़ है, हर कोई पहले से वाकिफ़ होंगे, हर कोई जान लोगे संख्या क्या होता है। संख्या को जानने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना भी जरूरी नहीं है। जनरली हर लोग संख्या जानते हैं, हम लोग आम बोलचाल में भी संख्या यूज करते हैं। इसके बगल में एक नया वर्ड आ गया पद्धति। पहले हमको पद्धति जानना है। संख्या से तो हर किसी को मुलाकात हो चुकी है, हर कोई संख्या के बारे में सुन चुके हैं, बोलते भी हैं जनरली, भले संख्या क्या होता हो न पता हो, लेकिन आम बोलचाल में डेली लाइफ में हम लोग यूज भी करते हैं संख्या को। किसी न किसी चीज़ के थ्रू, किसी सामान को लाने गए उसमें अप्लाई कर लिए, भाई 5 kg दे दो, 1 kg दे दो, या ये सामान लेते आओ 2 पीस लेते आओ ना 8 पीस दे दो। तो ये सब संख्या ही हो गया। बस एक नया वर्ड यहाँ पर आया पद्धति। पहले पद्धति को जानेंगे। तो ये पद्धति क्या होता है, पहले आप पद्धति को जानिए। इसका जो डेफिनेशन है वो तो हम जानेंगे ही बाद में, लेकिन जो आम जो आपका जो साधारण भाषा होता है, हम पहले साधारण भाषा में जानेंगे पद्धति किसको बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो अपनी लैंग्वेज में पद्धति का अर्थ ये हो गया मेरे हिसाब से गुण, मतलब तरीका जिसको बोलेंगे, गुण जिसको बोलेंगे। अब गुण पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैंने बोला गुण, तो गुण का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता अच्छाई। गुण में दोनों भी आता है, अच्छाई भी आता है तो बुराई भी आता है। कोई भी बंदा या किसी कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होता है 100%। अगर कोई बंदा अगर किसी के अंदर मेरिट मतलब अच्छाई 90% है तो 10% डिमेरिट भी होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ।
या किसी बंदे के अंदर 90% डिमेरिट है, बुराई है, तो 10% क्या होगा, मेरिट भी होगा। यानी कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाई भी होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, बुराई भी होता है। किसी चीज़ में अच्छाई ज़्यादा होता है, बुराई कम, किसी में बुराई ज़्यादा होता है, अच्छाई कम, लेकिन मेरिट डिमेरिट हर चीज़ में पाया जाता है, चाहे वो कोई भी सामान हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर सिस्टम का अर्थ हो गया गुण, गुण का अर्थ हो गया अच्छाई बुराई यानी तरीका। तो ये गुण सिस्टम का अर्थ हो गया गुण, गुण का अर्थ हो गया अच्छाई बुराई है। तो आप आम बोलचाल में बोल सकते हो तरीका। तो किसका तरीका, तो आपको यहाँ पर किसी आदमी का तरीका नहीं पढ़ना है, किसी सिस्टम का तरीका नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना किसका तरीका है, किसका गुण पढ़ना है, संख्या का गुण पढ़ना है। मतलब संख्या के अच्छाई और बुराई के बारे में पढ़ना है, संख्या के मेरिट और डिमेरिट के बारे में पढ़ना है। मतलब मेरिट डिमेरिट बोले तो नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर आपको किस संख्या के अंदर कौन सा मेरिट है, किस संख्या के अंदर कौन सा डिमेरिट है, यानी संख्या के मेरिट डिमेरिट या तरीका के बारे में पढ़ना है। किस संख्या का अप्लाई हम किस तरीके से करेंगे, किस संख्या का हम यूज किस तरीके से करेंगे। शॉर्ट कोड में आप इसी को समझ सकते हो, यही नंबर सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम मतलब संख्या की अच्छाई और बुराई के बारे में आपको पढ़ना है। कौन से संख्या का अप्लाई किस तरीके से करोगे, किस मेथड से करोगे, किस संख्या का यूज हम किस तरीके से करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसी के बारे में पढ़ने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। ये जो है सिंपल भाषा में जो आम बोलचाल होता है, जो स्टूडेंट का लैंग्वेज हुआ, जो आपको मतलब आपके लैंग्वेज में ऐसा समझाने की कोशिश की है। बाकी जो इसका डेफिनेशन है अब उसको भी जान लेते हैं हम लोग, क्या होता है संख्या पद्धति का डेफिनेशन, वो भी जान लेते हैं। अब इसका हम लोग परिभाषा जान लेते हैं कि संख्या पद्धति क्या होता है। तो संख्या पद्धति क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो संख्या पद्धति गणित की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अंक से बनने वाली संख्या पद्धति गणित की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अंक से बनने वाली संख्या के गुण इत्यादि। संख्या पद्धति गणित की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अंक से बनने वाली संख्या के गुण इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या देखा आपने मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप इधर। संख्या पद्धति गणित की वो शाखा है, मतलब संख्या पद्धति पूरा गणित नहीं है, पूरा मैथ नहीं है, मैथ का एक पार्ट है, ब्रांच है, शाखा है। और संख्या पद्धति पूरा मैथ नहीं है, मैथ का एक बाल बच्चा है, बोला जाए तो एक पार्ट है, एक ब्रांच, एक शाखा है। और जिसके मतलब बोले तो संख्या पद्धति के अंतर्गत अंक से बनने वाली जो संख्या होगा, संख्या उसी के गुण या एक्स्ट्रा यानी इत्यादि के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते। जो बात मैंने कहा है उसी को मैंने लिखा भी दिया है कि संख्या पद्धति आपका पूरा मैथ नहीं है, मैथ का एक अंग है, एक पार्ट है। और संख्या पद्धति चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो संख्या के गुण के बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में, उसकी बुराई के बारे में, उसके मेरिट के बारे में, उसके डिमेरिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अध्ययन करना मतलब वो पढ़ना, पढ़ेंगे, यानी कि उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे, तो भाई गुण का मतलब होता है तरीका, संख्या के तरीका के बारे में जानेंगे। किस संख्या का इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे, किसको हम क्या बोलेंगे, किसका हम अप्लाई किस तरीके से करेंगे, यही हो गया आपका संख्या पद्धति। तो आप सबों को संख्या पद्धति बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चाहो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या तो वहीं से कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे। अब संख्या पद्धति का जो आपने डेफिनेशन देखा है, तो इस डेफिनेशन में आप एक चीज़ यहाँ पर देखोगे, एक नया वर्ड आ गया आपको, अंक। अब आपको संख्या पद्धति जानने से पहले अंक जानना होगा। संख्या पद्धति का जो परिभाषा मैंने आपको बताया है, जो डेफिनेशन बताया है, तो उसमें एक चीज़ मैंने यूज किया कि अंक से बनने वाली संख्या। तो अब तो संख्या पद्धति को समझ गए हो, लेकिन अब बात आके रुका कहाँ पे, कि अंक पे। अब हम लोगों को जानना होगा कि ये अंक क्या होता है, अंक के बारे में जानेंगे। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं अब अंक के बारे में। अब इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में क्या करना, उसके बाद अच्छे से फेयर में नोट करके आप इसका रिवाइज करते रहिएगा। अब हम लोग चलते हैं अंक में। ये अंक क्या होता है,
किसी भी चीज़ को जानना हो तो ये मेरा खुद का अपना कॉन्सेप्ट है। मैं आपको जो भी स्टार्ट करूँगा पहला कॉन्सेप्ट मैं उसके फादर का आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। जब उसके फादर के बारे में जान जाओगे तो फिर जिस पॉइंट को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसका डेफिनेशन पे डिस्कस करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा, बता दिया। लेकिन अब संख्या पद्धति में एक आवश्यकता पड़ गई अंक की। अब हमको अंक जानना है, अंक, डिजिट। ये अंक क्या होता है? बहुत पहले से आप लोग सुनते हुए आ रहे होंगे, बोलते हुए भी आ रहे होंगे, बोलते भी होंगे, सुने भी होंगे, पढ़ते हुए भी आ रहे होंगे। अब अभी 9th क्लास में हो तो भाई 1 से 8 तक आपने पढ़ा है तो अंक के बारे में लगभग हर किसी को पता ही होगा। लेकिन जो मेरा डेफिनेशन है वो थोड़ा मैं हट के बता रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, हट के बता रहा हूँ, तो उस थोड़ा डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। अंक किसे बोलते हैं? तो अंक का डेफिनेशन क्या होता है पहले हम लोग इसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे। संख्या को लिखने के लिए, संख्या को लिखने के लिए, संख्या को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं, संख्या को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उसे अंक कहते हैं। संख्या को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए उसे अंक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे ये 10 है, ये 10 है, अंक कितना है भाई? 10 है। कौन कौन? तो 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये एक चिन्ह है। एक तरीके से आओ, अगर मेरे अकॉर्डिंग आप आओगे तो मेरा डेफिनेशन हर किसी से हट के मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग आओगे तो संख्या को लिखने का ये 10 गो चिन्ह है, सिंबल जिसको बोलते हैं। ये किसको लिखने का सिंबल है? तो किसी आदमी के नाम को लिखने का सिंबल नहीं है, किसी जानवर के नेम को लिखने का सिंबल नहीं है, ये सिंबल है संख्या को लिखने का। संख्या को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाया गया है, चिन्ह है 0 से लेकर 9 तक संख्या को लिखने का ये 10 गो चिन्ह है, और इसी 10 गो चिन्ह को हम लोग अंक बोलेंगे। टोटल कितना चिन्ह होता है? 10। अगर पूछा जाए आपसे कि संख्या को लिखने का कितना चिन्ह होता है तो भाई 10 चिन्ह होता है। कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से लेके 9 तक, और इसी 10 चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। तो शॉर्टकट में आप इसको सिंबल भी बोल सकते हो। किसको लिखने का सिंबल बोल सकते हो? तो किसी आदमी के नेम को लिखने का सिंबल नहीं बोल सकते हैं, या फिर किसी चीज़ को डिनोट करने का सिंबल नहीं बोल सकते हैं। ये सिंबल है सिर्फ और सिर्फ संख्या को लिखने का, ठीक है ना। तो अब इसको सिंबल भी बोल सकते हो, यानी तो अब इसको अंक भी बोल सकते हो। तो ये 10 सिंबल में से, इस 10 अंक में से पहला अंक मेरा हो गया 0। जो 0 को हम लोग बोलते हैं उदासीन। 0 को क्या बोलते हैं? उदासीन। और उदासीन हम उसको बोलते हैं जिसके आगे में ना चार्ज प्लस का होगा ना माइनस का होगा। तो मैथमेटिक्स की दुनिया में 0 ही एक इकलौता अंक है जो क्या होता है? उदासीन होता है। इसके आगे में ना तो चार्ज प्लस का आता है ना तो चार्ज माइनस का आता है। अब उदासीन समझ जाओ, जिसके भी आगे में दोनों में से कोई चार्ज ना हो, जिसके आगे में दोनों में से कुछ साइन ना हो, ना पॉजिटिव साइन हो ना निगेटिव साइन हो। जब दोनों में से कुछ साइन नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूट्रल बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। हिंदी में उदासीन, इंग्लिश में न्यूट्रल। तो 0 क्या हो गया आपका? उदासीन हो गया। जो 0 का खोज आपको पता होगा, नहीं पता तो जान लो कि आर्यभट्ट साहब ने किया। 0 के अलावा अदरवाइज ये जो है 1 से लेके 9 तक 9 गो अंक, इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, कुदरती नंबर है ये। इस किसी बंदे का खोजा हुआ नंबर नहीं है, ऑलरेडी कुदरती है, नेचुरल है, प्राकृतिक संख्या है। तो 10 अंक में से जो पहला अंक है मेरा वो क्या हो गया? उदासीन, जिसका खोज कौन किया था? आर्यभट्ट साहब ने। बाकी 1 से लेके 9 तक जो ये 9 गो अंक है, ये मेरा कौन सा अंक है? प्राकृतिक संख्या है। ये मेरा क्या है? तो ये मेरा नेचुरल नंबर है। तो ये संख्या को लिखने का सिंबल है, चिन्ह है। कितना चिन्ह होता है संख्या को लिखने का? अगर आपसे पूछा जाए तो 10 चिन्ह होता है। 10 चिन्ह में से स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से। खत्म कहाँ पे होता है? 9 पे। इस 10 चिन्ह में से जो 0 होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। उदासीन किसको बोलते हैं? तो आप समझ गए होंगे, जो मैंने बताया है। उदासीन उसको बोलते हैं जिसके आगे में ना तो चार्ज प्लस का आता हो नहीं तो चार्ज माइनस का आता हो। ऐसा नहीं, मैथमेटिक्स से मेरे मैथमेटिक्स से टॉपिक के अंदर उदासीन सिर्फ और सिर्फ 0 होता है। अदरवाइज इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लग जाए ऐसा जिसके आगे में ना चार्ज प्लस का है ना माइनस का है, आप उसको भी उदासीन बोल सकते हो। तो 0 को छोड़ के बाकी जो ये 9 गो अंक है, ये 9 गो अंक क्या होता है? मेरा धनात्मक अंक होता है, ठीक है ना। ये 9 गो अंक जो है मेरा प्राकृतिक संख्या है, कुदरती संख्या है। और 0 किसका खोजा हुआ है? आर्यभट्ट साहब का। तो अब अंक भी जान गए होंगे, ठीक है। जब जान गए होंगे और ये आप नोट कर लिए होंगे तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, या तो नोट कर लो या वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाद में क्लास ओवर होने के बाद आप खुद अपने बैठ करके अच्छे से
फेयर करके लिख सकते हैं और उसका रिवीजन आप अच्छे से करते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा आ गया बात, कहाँ पे आ गया भाई हम लोग? संख्या पे। अब हम लोग संख्या जानेंगे कि संख्या नंबर क्या होता है। संख्या नंबर, पहले हम लोग संख्या जानेंगे, तब चलेंगे फिर हम लोग उसके क्लासिफिकेशन में। संख्या क्या होता है, नंबर वो जानेंगे जो अंक से बनी हो। इसका भी डिफरेंशियल लिख लेते हैं, जो अंक से बनी हो, जो अंक से बनी हो उसे संख्या कहते हैं। जो अंक से बनी हो उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे, या तो जैसे लिख दो या उदाहरण के लिए लिख दो या आप इजी लिख दो, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ ग्रेसिया, जो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है डेफिनेशन संख्या का? जो अंक से बनी हो, जो अंक से बनी हो उसे संख्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इधर थोड़ा हट कर डेफिनेशन लिखा है मैंने, जो डेफिनेशन मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। तो भाई अब अगर हम बोले अंक, आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर अंक के बोले तो वो 10 गो सिंबल 0 से लेके 9 तक, उसी 10 सिंबल को आप अंक भी बोल सकते हो, उसी 10 सिंबल को आप अंक भी बोल सकते हो, उसी 10 सिंबल को हम क्या बोल सकते हैं? सिंबल भी बोल सकते हैं, चिन्ह भी बोल सकते हैं, नो डाउट। जब मैंने डेफिनेशन लिखाया है कि जो अंक से बनी हो उसे संख्या कहते हैं, ऐसा क्लियर नहीं किया भाई मैंने कितने अंक से बनाओ, सिर्फ मैंने ये कहा जो अंक से बनाओ। अंक बोले तो अंक बोलने का अर्थ हो गया वो 10 चिन्ह से। हो सकता है मैंने ऐसा नहीं कहा कि उस 10 चिन्ह में से, ऐसा कहीं डेफिनेशन में मैंने नहीं दिया हुआ है कि उस 10 चिन्ह में से 2 चिन्ह से बनाओ, कि 5 गो चिन्ह से बनाओ, कि 8 चिन्ह से बनाओ। सिर्फ और सिर्फ मैंने ये कहा है कि जो उस 10, जब जो उस चिन्ह से बनाओ, कितने चिन्ह से? उस 10 चिन्ह में से किसी भी चिन्ह से जो बनाओ वो संख्या कहलाएगा। चाहे वो उस 10 चिन्ह में से एक चिन्ह से बनाओ वो भी संख्या कहलाएगा, 8 चिन्ह से बनाओ वो भी संख्या कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल संख्या का 4, ये भी, इसको भी हम संख्या बोल सकते हैं, नो डाउट। क्यों बोल सकते हैं भाई इसको हम संख्या? क्योंकि ये 4 जो है उसी 10 चिन्ह के बीच का है। उस 10 चिन्ह में से अगर कोई एक चिन्ह से बना हो तो ये भी आपका संख्या हो गया। ये 120, ये भी संख्या होगा, क्योंकि ये 120 जो है उसी 10 चिन्ह में से 3 चिन्ह से बना है। मैंने ऐसा इंडिकेट नहीं किया है कि 2 चिन्ह से जो बनेगा उसी को संख्या बोलेंगे। चिन्ह कितना होता है? संख्या को लिखने का 10 चिन्ह होता है। कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 चिन्ह सिर्फ और सिर्फ संख्या को लिखने का है। इसी 10 चिन्ह में से एक चिन्ह से 4 बना, ये भी क्या हो जाएगा? संख्या। और इसी 10 चिन्ह में से 3 चिन्ह से 120 बना, ये भी क्या हो जाएगा? संख्या। तो भाई ऐसा नहीं बोला मैं, एक चिन्ह से बने, उस 10 चिन्ह के समूह में से अगर एक चिन्ह से भी जो बने वो भी संख्या होगा, उस 3 चिन्ह से बने वो भी क्या होगा? संख्या होगा, क्योंकि ये 4 जो है उसी 10 चिन्ह के बीच का है, ये 120 जो है उसी 10 चिन्ह के बीच का है। इस 120 में ये 1, ये 2, ये 0, ये तीनों जो है उसी 10 चिन्ह के बीच का है। यानी कोई भी संख्या उसी 10 चिन्ह के बीच के, उसी 10 चिन्ह से मिलके बनेगा। जैसे और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, 19814332, ये भी एक संख्या, ये भी एक संख्या है। कैसे भाई? अब इसको बोल सकते हो क्योंकि ये जो संख्या है ये भी उसी 10 चिन्ह में से, उसी 10 चिन्ह से मिलके बना है। ये 1 उसी 10 चिन्ह के बीच का है, 9 भी उसी 10 चिन्ह के बीच का है, 8 भी उसी 10 चिन्ह के बीच का है, 4 उसी 10 चिन्ह के बीच का है, 3 उसी 10 चिन्ह के बीच का है, 2 भी उसी 10 चिन्ह के बीच का है। अगर आप ऐसा लिखाते हो डेफिनेशन, अगर आप ये डेफिनेशन देते हो कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, तो किसी भी चीज़ का जो ग्रुप होता है उसमें, जैसे सिंपल मार्कर है, एक मार्कर है, तो इसको हम समूह नहीं बोल सकते हैं, कम से कम 2 होना चाहिए। समूह की अगर बात हो तो मिनिमम, जो भी वस्तु की बात हो, जो भी वस्तु के समूह की बात हो, उसमें कम से कम मेंबर कितना होना चाहिए? 2, और अधिक से अधिक मेंबर कितना होना चाहिए? नॉट डिफाइन, अनंत, ये होता है समूह का। तो अगर हम जैसे बोले मार्कर का समूह, ठीक है ना, तो मार्कर का समूह तो कम से कम मार्कर 2 होना चाहिए। तो अगर ऐसा डिफिनेशन लिखा तो आपके अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, तो उसके हिसाब से तब भाई ये 9 तक संख्या नहीं होगा, 0 से लेकर के 9 तक ये संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये सब सिंगल सिंगल है, ये अंकों का समूह नहीं है, अकेला अकेला है। और अकेला अकेला को उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग संख्या ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखोगे किसी भी अच्छे पब्लिकेशन को जब बनाओगे, जो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो, उस एनसीईआरटी बुक में भी देखना लिखा रहता है आपको संख्या = 5, संख्या = 3, संख्या = 13। तो भाई जो लोग जो इस डेफिनेशन के हिसाब से काम करते हैं कि अंकों के समूह को संख्या कहते थे, तो अंकों का समूह नहीं है, ये संख्या नहीं होना चाहिए, ये भी अंकों का समूह नहीं है, ये संख्या नहीं होना चाहिए, ये इसमें 2 गो अंक है तो समूह हो गया, तो संख्या होना चाहिए थी। ये डेफिनेशन नहीं, बस ये याद रखो, जो अंक से बना हो,
अंक का अर्थ हो गया वो 10 सिंबल। 10 सिंबल से जो बना हो वो संख्या होगा। अब ऐसा नहीं कि 10 सिंबल से बनना जरूरी है, जो अंक से बना हो उसे संख्या कहते हैं। अंक का अर्थ हो गया वो 10 सिंबल। उस 10 सिंबल में से एक सिंबल से बना रहेगा तो ये संख्या, उस 10 सिंबल के बीच में से अगर 2 सिंबल से बना रहेगा तो ये संख्या, यानी उस 10 सिंबल के बीच का होना चाहिए। इस 10 सिंबल के बीच में से अगर एक सिंबल से भी बना होगा तो संख्या, 3 सिंबल से बना होगा तो संख्या, 8 सिंबल से बना होगा तो संख्या। जैसे और भी बोल सकते हैं हम 6 से भी क्या है, संख्या है। क्यों संख्या है भाई? क्योंकि ये भी वही चिन्ह से बना है। मैंने ऐसा नहीं बोला कितने, उस चिन्ह से बना होना चाहिए। एक चिन्ह से बना रहेगा तो भी संख्या कहलाएगा, 2 चिन्ह से बना रहेगा तो भी संख्या कहलाएगा, 5 चिन्ह से बना रहेगा तो भी संख्या कहलाएगा, 50 चिन्ह से बना रहेगा तो भी संख्या कहलाएगा। बस इसी 10 चिन्ह से बना होना चाहिए। तो आपका ये क्लियर हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब अच्छे से समझ गए होंगे कि अब आप संख्या किसी को भी बोल सकते हैं। ये एक है, इस एक को भी आप संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक जो है ये एक भी उसी 10 चिन्ह के बीच का है। और मैंने ऐसा कहीं इंडिकेट नहीं किया है कि संख्या होने के लिए उस 10 चिन्ह से बनना चाहिए, बस चिन्ह से बनना चाहिए। एक चिन्ह से बना होगा तो भी संख्या बोलेंगे, 2 चिन्ह से बना होगा तो भी संख्या बोलेंगे, 10 चिन्ह से बना होगा तो भी संख्या बोलेंगे, 20 चिन्ह से बना होगा तो भी संख्या बोलेंगे। बस उस 10 चिन्ह, इस 10 चिन्ह में से, इस 10 चिन्ह में से ये जो 10 को सिंबल है, इसी 10 सिंबल में से ही बना होना चाहिए। चाहे वो उस 10 सिंबल में से एक सिंबल से बना हो संख्या होगा, 5 सिंबल से बना हो संख्या होगा, 20 सिंबल से बना हो तो संख्या होगा। और भी एग्जाम्पल आप संख्या का ले सकते हैं, जैसे √-4, ये भी संख्या है। ये 4 जो है उसी 10 सिंबल के बीच का है। अब बोलना कि सर इसके आगे में माइनस आ गया, रूट आ गया, हम लोग अभी इसकी बात कर रहे हैं, माइनस रूट ये तो बात की बात है, इसको छोड़ दो आप। 4 उसी 10 सिंबल के बीच का है कि नहीं है? जब उसी 10 सिंबल के बीच का ये भी है, ये भी क्या हो गया, संख्या हो गया। उस 10 सिंबल के बीच का 1 को सिंबल ले तो भी संख्या होगा, उस 10 सिंबल के बीच का 2 को सिंबल ले तो भी संख्या होगा, उस 10 सिंबल के बीच का 20 को सिंबल ले तो भी क्या होगा, संख्या होगा। ठीक है ना? और भी आप लिख सकते हो 1.69814, ये भी क्या है, संख्या है, क्योंकि 1 भी क्या उसी 10 सिंबल के बीच का है, 6 भी उसी 10 सिंबल के बीच का है, 9 भी उसी 10 सिंबल के बीच का है, 8 भी उसी 10 सिंबल के बीच का है, 4 भी उसी 10 सिंबल के बीच का है। उसी 10 सिंबल के बीच का होना चाहिए। उस 10 सिंबल के बीच में से 1 को सिंबल ले तो भी संख्या होगा, 2 को सिंबल ले तो भी संख्या होगा, 10 को सिंबल ले तो भी क्या होगा, संख्या होगा, ETC एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो अब संख्या समझ गए होंगे। संख्या समझने के लिए क्या है, तो भाई आप पहले ये जानो अंक। अंक क्या होता है? तो अंक क्या होता है, तो भाई हम लोग अंक भी समझे हैं कि संख्या को लिखने का जो 10 को चिन्ह बनाया गया 0 से लेकर 9 तक, वो आपका अंक हो गया। और संख्या क्या होता है, तो उसी 10 चिन्ह से जो मिल के बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि उस 10 चिन्ह में से जो 2 को चिन्ह से मिलकर बनेगा वही संख्या होगा। जैसे ये 10 है, ये 10 उसी 10 चिन्ह में से, इसी 10 चिन्ह के बीच का ये 1 भी है, उसी 10 चिन्ह के बीच का ये 0 भी है, तो उस 10 चिन्ह में से 10 कितने चिन्ह से मिलकर बना, 2 चिन्ह से, तो यही संख्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। इस 10 चिन्ह में से एक चिन्ह 6 है, अकेला सिंगल है, एक चिन्ह से भी मिलकर बनेगा तो संख्या होगा, 2 चिन्ह से भी मिलकर बनेगा तो संख्या होगा। 1 1 1 1 4 5 इतना बड़ा है। उसी 10 चिन्ह में से एक चिन्ह 5, एक 4 और एक 3, यानी 1, एक 5, एक 4 और एक क्या हो गया 1, 3 चिन्ह से मिलकर बना, ये भी क्या हो गया, संख्या हो गया। तो अब ये कभी नहीं बोलिएगा आप कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अगर आप अंकों के समूह को संख्या कहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग संख्या की स्टार्टिंग आपका 10 से होगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि संख्या 10 से स्टार्ट होता है। संख्या हम 1 को ही बोल सकते हैं, आपके बुक में खुद लिखा रहता है जिस क्वेश्चन को आप बनाते हो। संख्या आप 2 को ही बोल सकते हो, संख्या आप 6 को भी बोल सकते हो, संख्या आप 10 को भी बोल सकते हो। तो बस शॉर्टकट में ये जानना है, बस आपको ये याद रखना है कि संख्या को लिखने का जो 10 को चिन्ह बनाया गया सिंबल, वो सिंबल कौन है, 0 से लेकर के 9 तक, वो 10 सिंबल क्या होगा, आपका अंक। और उसी 10 को चिन्ह से जो मिल के बनेगा वो क्या होगा, संख्या। चाहे वो 1 चिन्ह से बनेगी, 2 चिन्ह से बनेगी, 3 चिन्ह से बने। अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ तक हो गया। हम लोग अब क्लासिफिकेशन में चलते हैं। तो हम लोग संख्या तक पहुँच गए हैं, अब हम लोग चलेंगे क्लासिफिकेशन में। अब हम लोग क्लासिफिकेशन में चलेंगे, प्रकार में, संख्या के प्रकार में। तो मैंने आपको स्टार्ट कहाँ से किया था, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति पढ़ाए मेरे प्यारे स्टूडेंट। उसके बाद आपको हम फिर क्या पढ़ाए, अंक पढ़ाए। उसके बाद फिर आपको हम क्या पढ़ाए, संख्या पढ़ाए। जब संख्या में पहुँच गए हैं तो हम लोग उसका संख्या का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। संख्या, नंबर, पहले संख्या का हम क्लासिफिकेशन करेंगे जो मेरा तरीका है, उसका तब फिर सबका हम डेफिनेशन बताएंगे आपको। तो संख्या का 2 प्रकार होता है। संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 काइंड होता है संख्या का। नंबर 1 होता है वास्तविक संख्या,
रियल नंबर, और नंबर 2 होता है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या बोलिए, या बोल सकते हैं काल्पनिक संख्या। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल नंबर, या और बोल सकते हैं इरियल नंबर। वर्चुअल नंबर बोलिए, या तो इरियल नंबर बोलिए, या और बोल सकते हैं इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग इसमें एग्जाम्पल कर लेते हैं। संख्या का 2 प्रकार होता है, संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक वास्तविक संख्या, दूसरा अवास्तविक संख्या। जैसा कि हिंदी में एक अ का कंसेप्ट क्या होता है वो भी जान लीजिए आप। मैंने आपको बता देता हूँ, हिंदी में जिस नाम के आगे में भी अ लग जाए, इसका अर्थ हुआ उसको छोड़ के वो डेथ कर गया, मर गया। जैसे वास्तविक के आगे में अ लगाए तो भाई किस नेम के आगे में अ लगाए, वास्तविक के, तो वास्तविक को आप छोड़ दो, वास्तविक को छोड़ के, वास्तविक डेथ कर गया, मर गया। जब वास्तविक को छोड़ दोगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, अवास्तविक होगा। हिंदी में और इंग्लिश में नन जिसके आगे में लग जाए उसको छोड़ देना है। तो भाई आपका अ किसके आगे में लगा हुआ, वास्तविक के, तो वास्तविक को छोड़ दो। तो संख्या का तो 2 ही प्रकार होता है ना, संख्या का तो 2 ही बाल बच्चा होता है, 2 काइंड होता है, एक वास्तविक संख्या और दूसरा अवास्तविक संख्या। तो वो वाला बच्चा के नाम के आगे में अ लग गया, जैसे अ लग गया, जिसके नाम के आगे में अ लगा उसको छोड़ देना, वो डेथ कर गया, मान लेना कि वो मर गया। तो वास्तविक मर गया, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, अवास्तविक। तो अवास्तविक संख्या बोलिए, काल्पनिक संख्या बोलिए, वर्चुअल नंबर या रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल वास्तविक संख्या का, सॉरी अवास्तविक संख्या का, जैसे √-4, √-9, √-11, √-3, √-7 etc। यानी कि रूट के अंदर अगर माइनस आ गया, ठीक है ना, अब ऐसा भी दे सकते हो, क्यूब रूट भी दे सकते हो, और भी दे सकते हो, 4th -16 etc। रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो मेरा एक काल्पनिक संख्या का एक ही स्टैंडर्ड होता है, रूट के अंदर माइनस। अगर रूट के अंदर माइनस आ गया तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा भाई, काल्पनिक संख्या हो जाएगा। ये आपका बस एक स्टैंडर्ड होता है। अभी हम इसमें और भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर और भी स्टैंडर्ड पढ़े हैं हम लोग या और भी पढ़े नहीं। काल्पनिक संख्या का एक ही स्टैंडर्ड होता है, सिर्फ रूट के अंदर माइनस। अगर रूट के अंदर माइनस आ गया तो संख्या कौन सा हो जाएगा, काल्पनिक। जिसके बारे में काल्पनिक बोले तो जिसके बारे में हम कुछ कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना का अर्थ हो गया कुछ सोच नहीं सकते, कुछ इमेजिंग नहीं कर सकते, कुछ बता नहीं सकते। जैसे हर वो चीज़ इसके बारे में बता सकते हो कि ये क्या मार्कर है, इसके बारे में बता सकते हो कि क्या डस्टर है। जितना भी मार्केट में सुबह से लेकर शाम तक आप पढ़ते लिखते खाते भी, तो सारे के बारे में कुछ ना कुछ बता सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ ऐसा भी है आपके सामने जिसके बारे में आप सुने हो सिर्फ और कल्पना करते हो, इमेजिंग कर सकते हो कि ऐसा भी चीज़ है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, बता नहीं सकते हो। वही मेरा क्या हो गया, काल्पनिक हो गया। तो काल्पनिक का एक ही स्टैंडर्ड होता है, रूट के अंदर माइनस। जब रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो कौन संख्या हो जाएगा, काल्पनिक। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल तो दे दिया हूँ, मैं इसका आपको डेफिनेशन भी दूंगा, समझाऊंगा भी। जैसे आप पढ़े हो √4, √4, तो ये 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2। वर्गमूल डिपेंड करता है रूट के घात पर। जब रूट के घात में कुछ नहीं दिखाते कितना छिपा हुआ है, 2, और ये गुणांक में कुछ नहीं दिखाते कितना छिपा हुआ है, 1। तो 4 का जो वर्गमूल 2 हुआ, तो वर्गमूल का डेफिनेशन ये कहता है कि 4 का वर्गमूल जो 2 हुआ, तो जो वर्गमूल का मान हुआ उसको उसी से गुणा करके, जितना रूट का घात है उतनी बार गुणा करके मूल संख्या, मतलब जो पहले से है वो पता हो जाना चाहिए, वो आ जाना चाहिए। जैसे 4 का वर्गमूल 2 हुआ तो रूट का घात कुछ नहीं तो कितना है, 2 है, तो इस 2 को उसी 2 से गुणा करके 4 अगर आ रहा है तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया। दूसरा अगर आप ले सकते हो, जैसे 8 है, रूट का घात दे दिए 3, क्या बोले थे, रूट के घात में जब कुछ नहीं दिखाते 2 छिपा रहेगा, 2 से बड़ा जो भी घात होगा वो दिखेगा। जैसे क्यूब रूट 8 है, तो क्यूब रूट 8 है तो ये रूट का घात कितना है, 3 है, तो इसका घनमूल हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मूल, हिंदी में बोलते हैं, इस सिंबल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूल, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रूट। ये सिंबल हो गया मूल या रूट। अब अगर इस सिंबल का घात 2 आ गया तो इसको बोलेंगे वर्गमूल। अगर इस सिंबल का घात 3 आ गया तो इसको बोलेंगे घरमूल। अगर इस सिंबल का घात 4 आ गया तो इसको बोलेंगे फोर्थ मूल, फोर्थ रूट। अगर इस सिंबल का घात 5 आ गया तो इसको बोलेंगे हम फिफ्थ मूल, फिफ्थ रूट। यानी कि वर्गमूल कब बोलते हैं, जब इसी रूट का घात 2 आता है तो उसको बोलते हैं वर्गमूल।
ठीक है। जब इसी रूट का घात 3 आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं घनमूल, क्यूब रूट। जब इसी रूट का घात 4 आएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग फोर्थ रूट। जब इसी रूट का घात 5 आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, फिफ्थ रूट। यानी कि इसका नाम डिपेंड है घात पर, जितना घात होगा उसके हिसाब से इसका नाम देंगे। बाकी इस सिंबल को हम लोग इंग्लिश में रूट और हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, मूल बोलते हैं। तो वर्गमूल, तो अभी आपको जो मैंने पहला वाला एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिएगा। तो इधर देखिए रूट का घात कुछ नहीं तो कितना छिपा हुआ है 2, तो इसका मतलब ये वर्गमूल हो गया। इसमें रूट का घात कितना 3, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, घनमूल हो गया। तो वर्गमूल हो गया, तो 4 का वर्गमूल 2। जितना रूट का घात होगा रूट के अंदर उतने सेम नंबर का पेयर लग के एक बाहर होता है। अगर रूट का घात 2 है तो 2 सेम का पेयर लग गया, जोड़ा लग गया, एक बाहर होगा। रूट का पेयर जो होता है, रूट का जो जोड़ा होता है, रूट के अंदर से हम लोग जो जोड़ा लगा के बाहर करते हैं वो डिपेंड है रूट के घात पे। अगर रूट का घात 3 है तो 3 सेम नंबर का पेयर लगेगा, क्या होगा, बाहर होगा। तो भाई इस 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है। रूट का घात कितना 3 है, तो कौन ऐसा संख्या है जिसको 3 बार सेम नंबर को, कौन ऐसा सेम नंबर है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 8 आ जाएगा। 2 को 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8। लेकिन अब अभी देख लीजिए जो मैंने काल्पनिक का एग्जाम्पल दिया है, वो काल्पनिक का एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, अंडर रूट -4। तो आप देखे थे कि अगर अंडर रूट +4 है तो 4 का वर्गमूल 2, रूट का घात कितना है 2 है। तो कौन ऐसा संख्या है जो उसको 2 बार, एक ही नंबर को 2 बार गुना करके 4 आ जाए। तो आ गया था, 2 को 2 से गुना किए 2 दूनी 4 +4 तो आ गया था। लेकिन यह -4 आ गया। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी से गुना करके 2 बार गुना करना है, जितना रूट का घात है उतने बार गुना करके ये पुराना है। रूट का घात यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 2 है। तो वैसा कौन सा नंबर है जो उसको उसी नंबर को 2 बार गुना करके -4 आ जाए। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो कि उस नंबर को उसी से गुना करके -4 आ जाए। ठीक है, जैसे अगर हम बोले क्यूब रूट -8 तो रूट का घात कितना 3 है। तो आपको ऐसा नंबर सोचना है जो उसी नंबर को 3 बार गुना करके -8 आ जाए, और ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसको 3 बार गुना करके -8 आ जाएगा। जब रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो मेरा कौन संख्या होगा, काल्पनिक। तो मेरा कौन संख्या होगा, काल्पनिक। कैसे काल्पनिक होगा, तो इधर देखिए भाई अंडर रूट -4 है, ये मेरा काल्पनिक संख्या कैसे होता है। काल्पनिक का डेफिनेशन कहता है कि रूट वाले में जितना रूट का घात होगा उतना होल पावर देंगे। होल पावर दे करके सॉल्व करने के बाद अगर वैल्यू धनात्मक आ गया तो वास्तविक, अगर वैल्यू ऋणात्मक आ गया तो काल्पनिक। जैसे ये अंडर रूट -4 है, इसका घात, इस वाले रूट का ये अंडर रूट -4 है, तो रूट का घात कुछ नहीं तो कितना है 2। जितना रूट का घात है उतना होल पावर कर दिए, जितना रूट का घात उतना होल पावर। तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो आंसर कितना है -4। जब आंसर नेगेटिव आएगा तो काल्पनिक, अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, और भी हम लिखे हैं क्यूब रूट -7, क्यूब रूट -7, ये रूट का घात कितना है 3 है। जितना रूट का घात होगा उतना होल पावर करके आप सॉल्व कीजिए। रूट का घात है 3, तो इस पूरे पर होल पावर कितना दीजिए 3। जितना रूट का घात उतना अगर होल पावर, तो ये पावर से रूट कैंसिल। हाँ, अगर यह रूट का घात 3 है और होल पावर में 2 होता फिर कैंसिल नहीं होता। कैंसिल आउट करने के लिए जितना रूट का घात होगा उतना अगर होल पावर होगा तो ये पावर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। जब इस पावर से रूट कैंसिल होगा तो कितना बच गया आपका -7। तो जितना रूट का पावर होगा उतना होल पावर करके सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट होगा, जो आंसर होगा, अगर वो आंसर पॉजिटिव आ जाए तो वास्तविक संख्या, अगर आंसर निगेटिव आ जाए तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या। आंसर आपका क्या गया, नेगेटिव -7, कौन संख्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या। और भी एग्जाम्पल है, देख सकते हैं आप 4 -16, रूट का पावर कितना है 4, वैल्यू कितना है -16। इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे, मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए बताया कि जितना रूट का घात है उतना होल पावर देंगे। रूट का घात कितना 4 है तो होल पावर कितना दे दिए 4, दे दिए 4। अब इसको सॉल्व करो, जितना रूट का घात उतना होल पावर, ये पावर 4 से रूट क्या हो गया, कैंसिल। जब इस पावर 4 से रूट कैंसिल होगा तो कितना बच गया -16। जितना रूट का पावर होगा उतना होल पावर करके सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो आंसर है, अगर वो आंसर आपका पॉजिटिव आता हो तो कौन संख्या हो गया, वास्तविक। अगर आंसर आपका निगेटिव आता हो तो कौन संख्या हो जाएगा, काल्पनिक। और मेरा आंसर क्या आया, नेगेटिव आया, इसलिए ये कौन संख्या हो जाएगा, मेरा काल्पनिक संख्या हो जाएगा। और कुछ बच्चों का कि माइंड में ऐसा भी आ सकता है कि सर अभी जो आप बोले जैसे -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, या रूट का घात कितना है 2। जब रूट का घात 2 है तो आप बोले कि जितना रूट का घात है उतना होल पावर कर दो। रूट का घात 2 है तो होल पावर कर दिए 2। जितना रूट का घात उतना होल पावर, तो इस होल पावर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। कितना बच जाएगा, -2।
माइनस 2 का क्या हो गया स्क्वायर, तो माइनस वाले पे जब पावर सम हो तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, 2 का स्क्वायर 4, ये तो आंसर +4 आ गया है। जब इसका आंसर +4 आ गया है तो ये पॉजिटिव आ गया है। जब आंसर पॉजिटिव आएगा तो आप क्या बोले थे कि वास्तविक होगा, जब आंसर निगेटिव आएगा तो क्या बोलते हैं काल्पनिक होगा। तो इसका आंसर तो पॉजिटिव आ गया, ये तो वास्तविक होना चाहिए, ये तो वास्तविक होना चाहिए। अभी आपने क्या कहा कि रूट के अंदर माइनस, सर आप रूट के अंदर क्या कहा कि माइनस, जब रूट के अंदर माइनस आए तो वो कौन संख्या होगा काल्पनिक, क्योंकि जितना रूट का घात होगा उतना होल पावर करेंगे तो रूट तो हट जाएगा, लेकिन आंसर किसमें आ जाएगा नेगेटिव। जब आंसर नेगेटिव आ जाएगा तो संख्या कौन सा हो जाएगा अवास्तविक या काल्पनिक। जब आंसर पॉजिटिव आएगा तो संख्या कौन सा हो जाएगा वास्तविक। तो भाई यहाँ पर रूट का घात कितना है 2, तो होल पावर कर दिए 2, तो ये होल पावर से रूट क्या हुआ कैंसिल, कितना बच गया -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर तो आंसर +4 आ रहा है। तो जब +4 आ रहा है तो ये तो वास्तविक होना चाहिए, लेकिन रूट के अंदर माइनस आ गया सर, ये तो माइनस जब रूट के अंदर आया तो काल्पनिक होगा। भाई जब पावर वाले के लिए कंसेप्ट ये है, ये सही माने में वास्तविक है। पावर वाले के लिए ये कंसेप्ट है कि कहीं पर भी पहले आप पावर सॉल्व करो, पहला काम पावर सॉल्व करो, जब आपका पावर सॉल्व हो जाए तब जाकर के फिर आप दूसरा काम करो। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, अब ये क्या हो गया +4 हो गया। जब ये +4 हो गया तो रूट के अंदर तो प्लस का साइन आ गया, तो ऐसे भी वास्तविक है, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, कहानी खत्म है। तो भाई पावर के फॉर्म में पहले जब भी पावर आए तो पहले पावर सॉल्व करना। जैसे एक एग्जांपल और देख सकते हैं, -3 पर पावर 3, यहाँ पर दे दिए 4 रूट दे दिए। अगर आपसे हम पूछे कि बताओ ये वास्तविक संख्या है काल्पनिक संख्या है, तो अब इसको डायरेक्ट मत सॉल्व कर देना, डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, तो भाई डायरेक्ट सॉल्व करने का दिया आपका हो जाएगा जो भी हो। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए ये कहा है कि पहले आप इसका पावर सॉल्व करो, रूट के बेस का 4 होल पावर लिखे, माइनस का क्यूब माइनस से उतरेगा, 3 का क्यूब कितना हो गया 27 -27। अब जितना रूट का घात है उतना होल पावर दे दो, रूट का घात कितना है 4, होल पावर दे दिए 4, ये पावर से रूट क्या हुआ कैंसिल, कितना आंसर बचा -27। जब आंसर निगेटिव आएगा तो वो कौन संख्या हो जाएगा मेरा काल्पनिक, जब आंसर पॉजिटिव आएगा तो कौन संख्या हो जाएगा मेरा वास्तविक। तो काल्पनिक संख्या का यूं डेफिनेशन आप ये कह सकते हो जो मैंने समझाया है, किसी भी रूट वाले में जो रूट का घात होगा उतना ही पावर करके वैल्यू निकालेंगे। अगर वैल्यू आपका धनात्मक आया तो वास्तविक संख्या होगा, अगर वैल्यू ऋणात्मक आया तो काल्पनिक संख्या होगा। किसी भी रूट वाले में जो रूट का पावर होगा उसी जितना रूट का पावर होगा उतना ही होल पावर दे करके मान निकालेंगे। अगर रूट का घात 3 है तो होल पावर 3 दे करके मान निकालेंगे, अगर रूट का घात 4 है तो होल पावर 4 दे के मान निकालेंगे, अगर रूट का घात 6 है तो होल पावर 6 दे के वैल्यू निकालेंगे। अगर वैल्यू धनात्मक तो वास्तविक संख्या, अगर वैल्यू ऋणात्मक तो काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक का यही एक स्टैंडर्ड होता है, रूट के अंदर माइनस। अगर रूट के अंदर माइनस आ गया तो भाई आपका कौन संख्या हो जाएगा काल्पनिक संख्या हो जाएगा। दूसरा एक और कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन होता है, कुछ बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसको भी काल्पनिक संख्या बोलते हैं, जैसे 3/0, 5/0, 7/0, 8/0, 9/0। हर में 0 आ गया तो काल्पनिक संख्या हो गया, ऐसा नहीं है। अगर हर में 0 आ गया तो ये मेरा हो जाएगा नॉट डिफाइन, अगर हर में 0 आ गया तो हो जाएगा मेरा नॉट डिफाइन, मतलब इन्फिनिटिव या नॉट डिटरमाइन जिसको बोलते हैं। इसी सिंबल को हम लोग नॉट डिफाइन भी बोलते हैं, इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, इन्फिनाइट भी बोलते हैं, नॉट डिटरमाइन भी बोलते हैं, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित यानी अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसके बारे में आप कुछ नहीं बता सकते हो, जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो अगर हर में 0 आ गया तो ये मेरा काल्पनिक संख्या नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा अपरिभाषित, नॉट डिटरमाइन, इन्फिनिटिव या इन्फिनाइट या नॉट डिफाइन जो बोलना है, मतलब अनंत, ये सिंबल हो जाएगा हर में जब 0 आएगा। तो कैसे, आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अंश में 0, 0/2 या 0/3। तो भिन्न की दुनिया में हमेशा, भिन्न की दुनिया में उसके हर से अंश में भाग देते हैं, भिन्न के हर से अंश में भाग देते हैं। भिन्न का जो हर होता है हर, ये हो गया भाजक, जो अंश होता है वो क्या हो गया भाज्य। तो भिन्न में हमेशा भाग किससे देते हैं, हर से अंश में। हर कितना है 3 है, 3 से भाग दो 0 में, तो यहाँ पर कितना दोगे, जो कि उसको 3 से गुना करके 0 आ जाएगा, तो 0, 0 × 3 रिजल्ट क्या हुआ 0, 0 में 0 का कैंसिल आउट, कट गया। अगर मान लो ये 0/2 है तो भिन्न की दुनिया में हमेशा भाग किससे देते हैं, हर से अंश में। जो भिन्न का हर होता है वो आपका क्या हो गया भाजक, जो भिन्न का अंश होता है वो आपका क्या हो गया भाज्य। तो भाई हर कितना है 2, तो 2 से भाग दो आप, 2 से भाग दोगे आप जब 0 में, तो 2 के पढ़ा को कितने बार पढ़ेंगे 0 आएगा, 2 के पढ़ा को 0 बार पढ़ेंगे, 0 × 2 क्या हुआ 0, ये हो गया कैंसिल आउट।
ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि अगर अंश में जीरो रहे, हर में कोई भी चीज रहे, तो किसी भी संख्या से जीरो में भाग देने पे आंसर क्या होता है, जीरो। आंसर क्या होता है, जीरो। लेकिन अगर मान लीजिए 3/0 है, जब अंश में जीरो, जैसे मान लीजिए अंश में जीरो आ गया, हर में 5 आ गया, 0/5 आंसर क्या होगा, जीरो। किसी भी संख्या से जीरो में भाग देंगे आंसर क्या होगा, जीरो। 0/6 किसी भी संख्या से जीरो में भाग देंगे आंसर क्या आएगा, जीरो। 0/7 7 से भाग दिए जीरो में आंसर क्या आएगा, जीरो। लेकिन जब अंश में जीरो और हर में कोई भी संख्या हो तो किसी भी संख्या से जीरो भाग देने पर आंसर क्या होता है, जीरो। लेकिन जब हर में जीरो आए, तो अभी आपको मैंने जस्ट कहा कि भिन्न की दुनिया में जो भिन्न का हर होता है वो क्या हो गया, भाजक। जो भिन्न का अंश होता है वो क्या हो गया, भाज्य। भिन्न की दुनिया में हमेशा हर से अंश में भाग देते हैं। तो इसका हर कितना, जीरो है। अब जीरो से भाग दो 3 में। जीरो के टेबल को कितनी बार पढ़ोगे जो 3 आएगा, पूरी जिंदगी अनंत तक पढ़ते रहो, कभी 3 नहीं आएगा। जीरो के टेबल को हम 10 बार पढ़े, 10 गुना जीरो, आंसर हुआ जीरो। 3 में जीरो माइनस हुआ 3। जीरो के टेबल को हम 1,00,000 बार पढ़े, 1,00,000 इंटू जीरो, आंसर क्या हुआ, जीरो। 3 में जीरो माइनस हुआ 3। जीरो के टेबल को 100 बार पढ़े, 100 इंटू जीरो, आंसर क्या हुआ, जीरो। 3 में जीरो माइनस हुआ 3। यानी पूरी जिंदगी अनंत तक अब भाग देते रहो। इसका कोई कंप्लीट भागफल, कोई फिक्स आंसर, फिक्स वैल्यू नहीं निकलेगा। जब इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं निकलेगा, कोई कंप्लीट आंसर नहीं निकलेगा, कोई फिक्स भागफल नहीं निकलेगा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, नॉट डिटरमाइन। मतलब इसके बारे में कुछ परिभाषा ही नहीं दे सकते, हम कुछ परिभाषित ही नहीं कर सकते। कहाँ तक चलेगा, अनंत तक। इसका आंसर कितना होगा हम नहीं बता सकते, इसका भागफल कितना होगा हम नहीं बता सकते हैं। जितना देते रहेंगे चलता रहेगा, तो जिसका भी कोई अंत नहीं है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव या इन्फिनाइट या नॉट डिटरमाइन या नोट डिफाइन, जो बोलो। तो अगर हर में जीरो आ गया, 3/0, 7/0, 8/0, जैसे हर में जीरो दिखे आपको तो ये काल्पनिक संख्या नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, मतलब नोट डिफाइन या नोट डिटरमाइन, ये सिंबल हो जाएगा। ये हुआ हर में जीरो। लेकिन एक और भी है, 0/0। अगर 0/0 आ जाए, अब जैसे मान लो अंश में 3 था, 7 था, 8 था, ये सब था तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब अंश में कोई ना कोई अंक था, हर में क्या था, 0 था, तो क्या हो गया, कौन संख्या हो गया, तो भाई अपरिभाषित हो गया। लेकिन 0/0 आ जाए तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म। जब अंश में भी क्या होगा, 0 और हर में भी क्या हो जाएगा, 0, जब दोनों 0 हो जाएगा, अंश और हर दोनों 0 आएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब इसके बारे में हम कुछ नहीं सोच सकते, कुछ नहीं बता सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलो भाई, तो ये काल्पनिक का स्टैंडर्ड हुआ। तो अब शॉर्टकट में इतना समझो कि काल्पनिक संख्या उसको बोलेंगे रूट के अंदर क्या आ जाए, माइनस। ठीक है ना। यानी कि काल्पनिक संख्या का डेफिनेशन या वास्तविक संख्या का डेफिनेशन ये होगा कि रूट, यानी कि वैसा रूट वाला वैल्यू जो इतना रूट का घात है उतना होल पावर दे करके उसको हल करेंगे। अगर वैल्यू धनात्मक तो वास्तविक, वैल्यू ऋणात्मक तो क्या हो जाएगा, अवास्तविक। शॉर्टकट में रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो कौन संख्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या। अगर रूट का बेस अगर पावर के फॉर्म में हो, पहले आप पावर सॉल्व करना, पावर को सॉल्व करने के बाद अगर फिर वैल्यू पॉजिटिव होगा तो काल्पनिक नहीं होगा। पावर सॉल्व करके आप देखोगे, अगर वैल्यू निगेटिव तो क्या होगा, काल्पनिक, अगर वैल्यू पॉजिटिव तो फिर क्या हो जाएगा, वो वास्तविक। ठीक है ना। तो यहाँ तक ये एक स्टैंडर्ड है। बाकी अगर हर में 0 आ जाए तो वो क्या होता है, नॉट डिटरमाइन, इन्फिनिटिव और परिभाषित। अगर अंश और हर दोनों में 0 हो तो उसको बोलते हैं हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो इसकी कहानी यहीं पे खत्म हो गई। और ये आप 11वीं क्लास में जब आप पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या है, ये काल्पनिक संख्या वहीं का टॉपिक है, उसी जगह का टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का। जैसे 11वीं क्लास में हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा उसको भी देखते हुए चलते हैं। √-4, मान लीजिए √-5 है, इसको हम लिख सकते हैं √-5 है, इसको हम लिख सकते हैं -1 गुना 5। और √-1 वैल्यू किसका होता है, आई का। -1 वैल्यू किसका होता है, आई का। ये सब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। गुना क्या हो गया, 5, इसको हम लिख सकते हैं 5i। ये सारा डिस्कस आपको 11वीं क्लास में करना है। जैसे i² का वैल्यू होता है -1, ये -1 वैल्यू होता है, सॉरी i² का वैल्यू होता है -1 और i का वैल्यू होता है √-1। ये सारा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है, जो 11th में। आप वहाँ पे जाके काल्पनिक के बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, पूरा डीपली पढ़ोगे। ठीक है ना। बाकी आप लोग को जो भी पढ़ना है 9th क्लास में या 10th क्लास में, अंडर 10th से नीचे, वो टोटल पढ़ना है हमको वास्तविक के बारे में। तो अगर आज के बाद आपको पूछा जाए कि काल्पनिक संख्या का कितना स्टैंडर्ड होता है, कितना होता है, तो सिर्फ एक स्टैंडर्ड होता है, रूट के अंदर माइनस। अगर रूट के अंदर माइनस आए तो कौन संख्या हो जाएगा, आपका काल्पनिक संख्या हो जाएगा। बस उसके अलावा और कुछ नहीं। अब दूसरा आते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का 2 काइंड है, 2 प्रकार है, इसके 2 बाल बच्चा है वास्तविक संख्या का भी। नंबर 1, परिमेय संख्या।
नंबर एक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। पहला बच्चा हो गया, पहला काइंड हो गया इसका परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। वैसे दूसरा काइंड क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। तो वास्तविक संख्या कितना काइंड है? दो काइंड, एक परिमेय, जो परिमेय आपको आ गया अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब काइंड से बता रहे हैं इसका। उसके बाद हम सारे को डिफाइन भी करेंगे, बहुत अच्छे से डिफाइन करें, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा समझने में। बस अभी ये जान लो कि किस संख्या से कौन सा संख्या आता है। जैसे वास्तविक से दो संख्या आता है, एक परिमेय संख्या और दूसरा आपको अपरिमेय संख्या। जैसे अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल ले सकते हो आप, सारे को हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, ठीक है ना। बंद करो तो वास्तविक संख्या का दो काइंड, एक परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो इसका एग्जाम्पल यही देख लेते हैं, अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या बोलेंगे रूट वाले को, जिसके रूट को, रूट बोले तो हिंदी में रूट, ये सॉरी इंग्लिश में रूट, हिंदी में मूल, जिसके रूट को न हटा सके, रूट के अंदर कुछ ना कुछ बच जाए, चाहे वो वर्गमूल हो, घनमूल हो, फोर्थ मूल हो, फिफ्थ मूल हो, यानी कि स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, सिक्स रूट हो। रूट वाले का नाम कैसे देंगे? रूट के घात से। जब रूट का घात 2 आएगा तो वर्गमूल बोलेंगे, स्क्वायर रूट। जब रूट का घात 3 आएगा तो क्यूब रूट बोलेंगे। जब रूट का घात 4 आएगा तो फोर्थ रूट बोलेंगे। जब रूट का घात 5 आएगा तो फिफ्थ रूट बोलेंगे। तो रूट अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या होता है जिसका कंप्लीट रूट ना निकले, पूरा रूट से बाहर ना निकले, रूट के अंदर कुछ ना कुछ बच जाए। जैसे √3, √2, √11, √12, √6 और ये पाई, ETC। ये पाई भी अपरिमेय संख्या। जब हम अपरिमेय को डिफाइन करेंगे तो हम आपको सारा बताएंगे कि पाई क्या होता है, हम पाई के बारे में भी आपको बताएंगे। बस ये जान लीजिए, ETC, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये सब क्या हो गया आपका? अपरिमेय संख्या हो गया। यानी रूट के अंदर वैसा वैल्यू जिसका पूरी, और भी अपरिमेय में बोल सकते हो आप, ऐसा ही बोल सकते हो, क्यूब रूट 11, फोर्थ रूट 16, फिफ्थ रूट 7, ये सब अपरिमेय संख्या है। सारे में रूट से बाहर नहीं होगा। रूट से बाहर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रूट का घात देखते हैं। रूट के घात में कुछ नहीं तो कितना छिपा हुआ है? 2। कोएफिशिएंट में कुछ नहीं तो कितना छिपा हुआ है? 1। जितना रूट का घात होगा रूट के अंदर उतने सेम का पेयर लग के बाहर होगा। ये 3 खुद एक अभाज्य संख्या है, ये नहीं टूटेगा। रूट का घात कितना है? 2 सेम का पेयर लग के बाहर होगा। क्या ये 2 सेम है कि नहीं? एक ही है, एक के बाहर नहीं होगा। ये 2 खुद एक अभाज्य संख्या है, ये भी नहीं टूटेगा। रूट का घात या कुछ नहीं तो कितना है? 2 सेम का पेयर लेके बाहर होगा, इसमें से बाहर नहीं होगा, इसमें से बाहर नहीं होगा। यानी रूट के अंदर कुछ अगर बच जाए, जिसका कंप्लीट रूट ना निकले, रूट के अंदर कुछ ना कुछ बच जाए, वो अपरिमेय। जिसका कंप्लीट रूट निकल जाए, रूट के अंदर कुछ ना बचे, वो क्या हो गया आपका? परिमेय। तो बस आज हम लोग यहीं तक वास्तविक संख्या तक काइंड देखे हैं। मैंने अभी आपको ना तो परिमेय डिफाइन किया है, ना अपरिमेय डिफाइन किया है, ना वास्तविक डिफाइन किया है, क्योंकि ये सारा हमको बस वो वाला टॉपिक जो एक्स्ट्रा है, जो 11th क्लास का टॉपिक है, बस मैंने उसको समझा दिया, आपको डिफाइन कर दिया। बाकी अदर ये सारे का पहले हम काइंड लिखेंगे अच्छे से, नेक्स्ट क्लास में पूरा काइंड कंप्लीट करने के बाद तब जाकर के टोटल को हम डिफाइन करेंगे, फिर स्टार्टिंग से परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक सबको। तो वहाँ पर हम अपरिमेय भी आपको डिफाइन करेंगे, परिमेय भी डिफाइन करेंगे, तो आपका परिमेय अपरिमेय सारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं आज का क्लास, फिर आते हैं नेक्स्ट टाइम। तो जब तक आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, यानी तो फिर वीडियो को बार बार आप देख सकते हो, लेकिन रिवाइज करते रहो और घर में पढ़िए आप लोग अच्छे से। जितना हम पढ़ाए उसका रिवाइज कीजिए और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, उसको अपनी कॉपी में अच्छे से साफ से लिख करके उसका रिवाइज करते रहिए। तो हम लोग मिलते हैं फिर कल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।